प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका के सफल दौरे के बाद मिस्र के लिए रवाना। पीएम मोदी मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अल सीसी से करेंगे मुलाकात। हेलियोपोलिस शहीद स्मारक पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी देंगे श्रद्धांजलि। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड को मिलेगी ताकत। गूगल, बोइंग और माइक्रॉन भारत में करेगी निवेश। H-1B वीजा अमेरिका में ही होगा रिन्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के कार्यक्रम में की शिरकत। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सपने को आगे ले जाने वाले लोगों की मेहनत और लगन की सराहना की। कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी 21वीं सदी की दुनिया का बदल सकती है भाग्य। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा आयोजित दोपहर भोज में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। वहीं हाईटेक हैंडशेक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अमेरिका और भारत के शीर्ष सीईओ से की मुलाकात। अमेज़न, बोइंग और गूगल के सीईओ ने पीएम से की अलग से भेंट। पीएम मोदी ने की सीईओ से मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार राज्य के मौजूदा हालात पर लगातार बनाए हुए नजर। और बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला जारी। रोलर स्केटिंग में निसार ने जीता स्वर्ण पदक। वहीं महिलाओं में तानिया ने रजत पदक किया अपने नाम। इन खेलों में भारत के पदकों की संख्या हुई 90 से अधिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सफल दौरे के पश्चात अपने एक ट्वीट में कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि वॉशिंगटन डीसी में विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी पेशेवरों के साथ आकर्षक बातचीत हुई। खुशी है कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यापक अवसरों पर प्रकाश डाला। इस बात को दोहराया कि ये भारत की विकास गाथा में निवेश करने का सबसे अच्छा क्षण है। पीएम मोदी ने अमेरिका में भारतीय समुदाय को किए गए अपने संबोधन पर ट्वीट करते हुए कहा, हमारे प्रवासी भारतीयों की ओर से आयोजित एक जीवंत कार्यक्रम में भाग लिया। हमारे विदेशी समुदाय की ताकत, विविधता और योगदान के लिए हार्दिक श्रद्धांजलि। उनका जुनून हमारा गौरव है। अमेरिका वॉशिंगटन डीसी स्थित रीगन सेंटर में प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। उन्होंने अमेरिका के विकास में भारतीय मूल के नागरिकों की ईमानदार मेहनत की सराहना की। पीएम मोदी ने जीई के द्वारा भारत में जेट इंजन निर्माण समझौते, सेमीकंडक्टर निर्माण कंपनी गूगल या बोइंग द्वारा निवेश की घोषणा को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कई आशाओं के दरवाजे खोलने जा रहा है। ये सारे समझौते, ये एग्रीमेंट्स सिर्फ कुछ नीतियों को आगे बढ़ाना मात्र नहीं है। ये भारत अमेरिका के करोड़ों लोगों के भाग्य को नई ऊंचाई देने का काम हुआ है। We are not just forming policies and agreements. We are shaping lives, dreams and destinies. और वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बताया कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में एल कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। और वहीं अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी के रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। भारतीय समुदाय के कई महत्वपूर्ण लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उनसे बात की हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने। आइए सुनते हैं उनका प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर क्या कहना है। हमारे साथ इस वक्त अशोक मगो जी हैं, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यूएस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक हैं। सर, प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो कैसे देखते हैं, बिजनेस को लेकर, इनोवेशन को लेकर? ये और भी एनकरेजमेंट देता है हम सबको मोदी जी की स्पीच सुनने के बाद कि वो कैसे इंडिया की प्रमोशन को बढ़ा रहे हैं। जो तरक्की मैंने इंडिया में पिछले 10 साल में देखी है, पहले नहीं देखी। मैं हर साल वहाँ जाता हूँ। हमारे चेंबर के जो मेंबर्स हैं, दे ऑल आर लुकिंग इनटू द अपॉर्चुनिटीज। और इसको सुनने के बाद उनको और एनकरेजमेंट मिलेगी कि हाँ भाई, वहाँ पे सब तरह की सपोर्ट है। आप कह रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए जो यहाँ के लोग हैं अब तैयार हैं भारत में? बिल्कुल बिल्कुल 100%। हमारे साथ राहुल गुप्ता जी हैं। राहुल गुप्ता जी बाकायदा इस वक्त जो प्रेसिडेंट हाउस है उनके साथ जुड़े हुए, प्रेसिडेंट हाउस के लिए काम करते हैं। राहुल गुप्ता जी, कैसा लगा पीएम का स्पीच? पीएम ने जो बातें कही हैं वो रियली सच्चाई है। उसका मतलब ये कि आगे कैसे बढ़ेंगे दोनों देश, जिससे कि पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की उन्नति हो। अमेरिका और भारत आपस में मिलकर जो कर सकते हैं वो अकेले नहीं कर सकते। एक बात और उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कही, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बिजनेस का रिश्ता नहीं है भारत अमेरिका, अब बल्कि ट्रस्ट का रिश्ता, भरोसे का रिश्ता है। ये पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है, क्योंकि वो विश्वास पे कायम होता है। ये वो विश्वास है जो ना कभी पहले इतना हो पाया है, और आज इसकी शुरुआत ऐसे हुई है, और वो सब स्टार्ट होता है एक दूसरे पे विश्वास करने से। H-1B वीजा को लेकर यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं उनकी जो तकलीफ होती है उसको लेकर उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ आपकी तकलीफ क्या, और उसको लेकर उन्होंने बड़े ऐलान किए। कैसे लगता है जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किए, क्या इसके मायने आप लोगों के लिए? वेरी बेनिफिशियल, हर एक के लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हर 3 साल में आपको बाहर जाकर रेन्यू कराकर वीज़ा लगवा के आना पड़ता था। अभी क्या है कि यहीं पे रहो आप, यहीं पे एक्सटेंशन हो जाएगा। इससे हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। यूनेस्को रिड्यूस नॉट ओनली दैट, इट इज सच अ प्रेशर टू लिव, दे विल गेट और नॉट गेट, दे विल गेट द एंट्री इन यूएस और नॉट। मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का, पूरे हमारे बच्चों की तरफ से, पूरे माँ बाप की तरफ से। तो ये जो नए जो है कॉन्सुलेट दफ्तर जो है खोलने का ऐलान हुआ, उसको लेकर के कैसे? This is about building relationship to the new level, and we as the American diaspora take the responsibility to build the partnership, people to people democracy, diplomacy we have to promote. This will promote our trade, our defense tie, our relationship absolutely new level. सुनील मैनी है मेरे साथ, यूएस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है वो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। We are very grateful and happy that the accomplishments India is gaining and the attention that our diaspora is getting because of the personality of the person and the kind of thinking and beliefs that he has. And we are here to make sure that the US-India relationships even improve further. Business community of the Indian diaspora is ready to invest in India? In all kind of industries, from academics to businesses, to industries, in IT, pharma, automobile, everywhere we are wanting that the relationship between corporate and government in USA go to India, and corporate India and government India come to US. The Boeing is investing $100 billion in India. That's a great achievement, because earlier we are buying the $38 billion worth of planes. In addition to that, opening the consulate office, American consulate office in Bangalore, in Ahmedabad,
and also opening the Indian consulate in Seattle is a great achievement, and we want to thank Modi ji for this one. अनिल बारोट हमारे साथ हैं जो कि यहाँ पर एक व्यवसायी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, क्या आपका रिएक्शन है पहले? Very, very inspiring. He's a leader, a charismatic person, someone who really cares for India, the community, and the world. But as one of the most popular leaders around the world, he's been able to bring communities together around different parts of the world. Doesn't matter what ethnicity you are, what religion you are, what your background is, but he is one to unite. Unite and then make progress and to move forward. We have with us Riya Pawar, who sang American national anthem in Reagan Center when Prime Minister Narendra Modi was present there. Modi ji is one of my biggest role models, so the fact that I was able to stand next to him on stage and touch his feet and take his grace and blessings, I am so excited and so happy. I think that Modi ji is doing a wonderful job in India and in the US. I was just so moved by being able to listen to him. अमेरिका में भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। Extremely proud of Prime Minister Modi's bilateral relation, strengthening the defense ties, and we are glad that they're opening up new consulates. Extremely happy. H1B relations are going to be more better, and thank you so much for having Modi ji here. We are truly excited here watching this historical moment. Modi ji's speech was phenomenal, and this is going to improve the ties between India and US, both the largest democracy in the world. And is so excited and so happy to see him speak really wonderful speech about India, and we are so proud of Modi ji. It's always an excitement. We always have believed that whatever he is doing for the country like Bharat and for the whole world, creating and building relations, he is doing an amazing job, and that's why you see this excitement. People come from all over the USA and of course from different countries to see him and meet him here. He is doing a wonderful job. God give him long life. I'm feeling so inspired. Honestly, being able to stand on stage next to Modi ji, he's one of my most favorite role models, so I honestly look up to him, and I'm so happy that I got the opportunity to sing in front of him today. Well, I'm just so honored to be here. The Prime Minister is such a wonderful and kind man, and it was just a sincere honor to be a part of his state arrival visit this week, to have been with him in New York, and certainly to honor him tonight singing the Indian National Anthem. I loved hearing the crowd sing the anthem. You could hear the passion in all of their voices, and so a true honor to be here tonight. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा कैनेडी सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया और दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी की प्रशंसा की। अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय एवं रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने भारत अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को एक नई ऊंचाई बताते हुए कहा कि दोनों देशों की साझेदारी नागरिकों के हित में है। इसे मजबूती देने के लिए ट्रेड, स्पेस, डिफेंस के क्षेत्र में बीते 3 दिन में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। बीते 3 दिनों में मेरी प्रेसिडेंट बाइडेन से यानी एक प्रकार से 3 दिन हमें साथ बिताने का अवसर मिला है। इन मुलाकातों में भारत अमेरिका के भविष्य को लेकर ठोस बातें हुई हैं। हमने एक स्पष्ट रणनीति पर चलना तय किया है। आज व्हाइट हाउस में हुआ टेक्नोलॉजी हैंडशेक भी दोनों देशों की कंपनियों को, बिजनेस को, मैन्युफैक्चरर्स को, इनोवेटर्स को सीधा संदेश है, दिस इज द मोमेंट। और अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की भारतीय समुदाय के लोगों ने काफी सराहना की है। इस पर डीडी न्यूज के संवाददाता अजय मिश्रा ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। आपके हिसाब से क्या कुछ बड़े हाई पॉइंट्स थे प्रधानमंत्री के संबोधन के लिए, जब उन्होंने कहा कि यही समय है, सही समय है? यही समय है, सही समय है। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। वो लाइन से उन्होंने एंड किया और बहुत सब लोग को इतना उत्साहित किया
He is just a phenomenal person, just amazing, amazing. And I think everyone has left the hall just completely charmed by Modi ji. He talked about the partnership between America and India. उन्होंने कहा AI, America, India, and what the potential is. और हम लोग सबको कहा कि आओ इंडिया में make the future in India. Modi ji says, this is the moment, seize the moment, make the most out of it. This is the window, and as he said it, we are now all responsible for doing our job. He set it up for us. Technology is now suddenly becoming a driver to change, transform healthcare, transform education, transform agriculture, transform training. Prime Minister Modi, I think more than any other leader in the world, understands how transformative innovation and technology can be for India. One thing that he said, something that is the aspirations of the youth. I think that is the key element that is driving the India's future and the vision. भारत और अमेरिका के बीच में जो कॉमनैलिटी है वो न केवल सपनों को लेकर के है बल्कि जमीन पर जो बदलाव हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि जो दोनों देशों के बीच में विश्वास बढ़ा है जब पूरी दुनिया में देश एक दूसरे पर शक कर रहे हैं ये दो बड़ी डेमोक्रेसीज आपस में हाथ मिला रही हैं विश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकल्प ले रही हैं और संकल्प एक बार फिर से वही प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत को विकसित देश बनाना है 2047 तक और जो इस खेल में भारत के साथ कदम ताल करेगा वो निश्चित ही फायदे का सौदा उसके लिए साबित होगा। कैमरामैन राहुल के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा दिए गए दोपहर के भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शामिल हुए। इस मौके पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये और भी मजबूत हो रहे हैं। The United States and India have been advancing the vision of greater interdependence, brought closer by administrations of different parties in both of our countries. Having worked for President Biden for over 20 years, I know that his belief in this partnership is long-standing and his commitment to delivering on its promise is unwavering. And during the last 2.5 years, we've transformed the relationship between our countries. We are working closer together on more issues than ever before. From semiconductors to space, from education to food security, the energy, ambition, and potential of our cooperation is boundless. The United States and India have become, as the Prime Minister has put it, indispensable partners. And that partnership, President Biden has said, is a defining relationship. उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि भारत का प्रभाव पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। Indeed, as I travel the world as Vice President, I have seen India's global impact firsthand. In Southeast Asia, Indian-made vaccines have saved lives and livelihoods. On the continent of Africa, India's long-standing partnerships support prosperity and security. And throughout the Indo-Pacific, India helps promote a free and open region. I also know of India's extraordinary impact with regard to innovation, medicine, and science. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 सालों में भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। 9 वर्षों के इस अंतराल में हमने बहुत ही लंबी और खूबसूरत यात्रा की है। हमने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग के नए आयाम जोड़े हैं। हम नई और उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। हम ट्रेड के लंबित और मुश्किल मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। क्वाड और I2U2 जैसे नए फ्रेमवर्क के साथ हम मिलकर के बहुत कुछ प्रगति कर रहे हैं। और अब खबरें पीएम मोदी की मिस्र यात्रा से जुड़ी हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय सफल दौरे के बाद मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और कारोबार एवं आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी हेलियोपोलिस शहीद स्मारक पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र की पहली आधिकारिक यात्रा दोनों देशों के लिए बहुत अहम है। पीएम की यात्रा पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने काहिरा में भारतीय राजदूत अजीत गुप्ते से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री की ये पहली स्टेट विजिट है जहां तक मिस्र की बात है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को? प्राइम मिनिस्टर की मिस्र की जो विजिट हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सालों से हमारे प्रधानमंत्री की विजिट नहीं हुई। ये बहुत ही हिस्टोरिक विजिट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद किस तरह का बदलाव आप देखते हैं ऐतिहासिक रिश्तों से लेकर अब? 2015 और 2016 में प्रेसिडेंट सीसी की विजिट्स हुई थी। वो विजिट्स के दौरान काफ़ी MOUs साइन हुए। उसके बाद में काफ़ी मिनिस्टेरियल विजिट्स हुए हैं। क्या क्या से की फोकस पॉइंट्स रहेंगे इस यात्रा के? कुछ बायलैटरल्स भी साइन होने जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे मल्टीफेसेटेड कोऑपरेशन बढ़ी है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जनवरी में हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। तो हमारा जो ट्रेड बायलैटरल ट्रेड है वो 2021-22 में 75% से बढ़ा और एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा 7.26 बिलियन। और इसमें हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बैलेंस्ड है, तो इससे मिस्र को भी फायदा होता है, हमें भी फायदा होता है। हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी बड़े हैं। मिस्र में इंडियन कंपनीज ने $3.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फाइनलाइज हुए हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें तो दोनों देशों के बीच में किस तरह का फिगर्स, अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो वो है? तो जैसे मैंने कहा कि 2021-22 में ट्रेड 7.26 बिलियन पे पहुंचा था। इसमें ट्रेड बैलेंस था। आगे कुछ वर्षों में मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये ट्रेड हमारी बढ़ते जाएगी और नए आइटम इसमें आते रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं पीपल टू पीपल कनेक्ट की। हमारा कल्चर किस तरह से दोनों देशों को नजदीक लाता है? तो ये कई डेकेड से जो मिस्र के लोग हैं वो भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर का बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ है। 2 पीढ़ियां उनकी भारतीय फिल्म देख के बड़ी हुई है। आपने बात करी पीपल टू पीपल कनेक्ट की, लेकिन जब हम कनेक्शन की बात करते हैं तो कनेक्शन होना चाहिए। अभी तक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है दिल्ली, न्यू दिल्ली और कायरो के बीच में, तो कितनी जल्दी ये कनेक्ट भी स्थापित होगा? तो अभी तो कायरो से मुंबई 4 बार फ्लाइट्स है जो इजिप्ट एयर की है, डायरेक्ट फ्लाइट। पर बहुत ही जल्दी खुशखबरी देना चाहूँगा कि कायरो और दिल्ली के बीच में भी डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत होगी और इससे मुझे आई एम कॉन्फिडेंट कि दोनों देशों के बीच में जो टूरिज्म है वो कई गुना बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये खुशखबरी है, ब्रेकिंग न्यूज है कि दिल्ली से भी जल्द ही सीधी उड़ान होगी काहिरा के लिए। और आप सब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं भारत में और यहाँ मिस्र के अंदर, उनके लिए ये एक मौका होगा कि आप आए हमारे देश में, क्योंकि भारत हमेशा कहता है अतिथि देवो भव। मेरे सहयोगी अनिल खन्ना, गौरव और विकास गुप्ता के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज काहिरा। प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र की पहली स्टेट विजिट को लेकर मिस्र में सबसे बड़ा निवेश करने वाली और केमिकल और बायोफ्यूल के क्षेत्र में काम करने वाली भारतीय कंपनी TCI सैनमार के चेयरमैन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने।
$1.5 बिलियन के निवेश के साथ सनमार भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इजिप्ट के अंदर जिसने निवेश किया है। और मेरे साथ है कंपनी के चेयरमैन मिस्टर जयरामन। आइए हम उनसे बात करते हैं। जयरामन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो पहली स्टेट विजिट है वो किस तरह से सबसे पहले फर्क डालने वाली है दोनों देशों के बीच में? ये जो विजिट के लिए बहुत इंतज़ार था एंड ये जो अब हो रहा है इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इंडियन गवर्नमेंट के लिए। एंड ऑलरेडी इंडिया और इजिप्ट के लिए जो रिलेशनशिप विकास में है बहुत अच्छा चल रहा है एंड उस रिलेशनशिप को फर्दर मजबूत होने के लिए ये मोदी जी का विजिट बहुत हेल्प कर देगा। आपकी कंपनी 2007 से मिस्र के अंदर है, किस तरह का बदलाव आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले और अब? मैं सोच रहा हूँ जो इंडियन गवर्नमेंट और इजिप्ट का गवर्नमेंट का जो रोल हो रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का और कंट्री को आगे बढ़ाने का, उन दोनों का ये बहुत इजीली काम होता जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या जल्दी डिसीजंस लिए जाते हैं और वो आपके इंडस्ट्री में और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में कितनी मदद करते हैं? एक्चुअली ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो पिछले 4-5 साल से जो आगे जाने के लिए जो कदम उठाए हैं इजिप्शियन गवर्नमेंट अंडर प्रेसिडेंट सीसी का लीडरशिप में, ये बिल्कुल जो इंडिया में 10 साल से हो रहा है उसी का निश्चित रूप से यहाँ पर भी करने के लिए प्रयास हो रहा है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो इजिप्शियन इन्वेस्टर्स किस तरह से देखते हैं? ये जो बहुत पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया जा रहा है, पर्टिकुलरली जो इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रयास है इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग और एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन टू इजिप्शियन गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ सेवरल ऑफ द डिफेंस एक्टिविटीज़ एंड आईटी पर्टिकुलरली एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री या इवन टूरिज्म फॉर दैट मैटर, वो सब में ये जो डायरेक्ट हेल्प जो हो रहा है फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट का तरफ से, ये जो इजिप्ट गवर्नमेंट का सर्टेनली हेल्प करेगा क्योंकि फॉर ऑल दिस इंडस्ट्रीज यहाँ पर तो बहुत चाहिए इधर, थोड़ा सा पुश हो रहा है ऑलरेडी एंड इस पुश से कारण इस इंडस्ट्रीज का बहुत हेल्प मिलेगा। तो जैसे कि आपने सुना, भारतीय प्रधानमंत्री का जो वर्किंग स्टाइल है, जो उनका विजन है, वो दूसरे देशों को भी प्रोत्साहित करता है और आपने बताया है कि मिस्र भी भारत से सीख लेकर अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि प्रधानमंत्री के मिस्र आने से दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों को छुएंगे। कैमरामैन अनिल खन्ना और विकास गुप्ता के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, काहिरा। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज अंतिम दिन है। अमित शाह ने आज श्रीनगर में देश के लिए वीरगति को प्राप्त होने वाले शहीदों की स्मृति में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी। ये बलिदान स्तंभ श्रीनगर के प्रताप पार्क में बनाया जाएगा। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। मणिपुर में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के प्रयासों को और मजबूत करने के मकसद से केंद्र ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर 3 बजे संसद भवन परिसर में होगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शांति स्थापना के प्रयासों को और मजबूत करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में केंद्र द्वारा मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी साझा की जाएगी, तो साथ ही तमाम राजनीतिक दलों के सुझावों को भी सरकार सुनेगी। राज्य में मई की शुरुआत से ही हिंसा और तनाव का वातावरण दिखा है। हालांकि कुछ दिनों बाद माहौल बेहतर भी हुआ था, लेकिन बाद में हिंसा की कुछ छिटपुट घटनाएं भी हुई। कानून व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों को भी मणिपुर में तैनात किया गया है। इसके अलावा मणिपुर में 3 मई और उसके बाद हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन भी किया गया।
केंद्र ने मणिपुर की राज्यपाल की अध्यक्षता में राज्य में शांति समिति का गठन किया है। समिति का अधिकार क्षेत्र राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुगम बनाना का होगा, जिसमें शांतिपूर्ण वार्ता और परस्पर विरोधी पक्षों या समूहों के बीच बातचीत शामिल है। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, साफ तौर पर क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक होने वाली है, किन किन बिंदुओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा मणिपुर की इस हिंसा को लेकर? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है गौरव ये बैठक। हम जानते हैं कि 3 मई को जो एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद जो राज्य में हिंसा का वातावरण, तनाव का वातावरण बना था, तो वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो लगातार कोशिश ये हो रही है कि हिंसा तनाव का वातावरण खत्म हो, शांति सौहार्द का वातावरण बने, एक सामान्य स्थिति बने। और इसके लिए एक तरह से केंद्र जो कई प्रयास कर रहा है, और उसमें कह सकते हैं कि एक और ये अहम प्रयास माना जा सकता है। लोकतंत्र का तकाजा है, तो एक तरह से जो देश के तमाम प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उनको ब्रीफ करना इस पूरी स्थिति को लेकर, राज्य की क्या स्थिति है, केंद्र की तरफ से किस तरह के कदम उठाए गए हैं, राज्य की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आने वाले समय में सरकार की क्या कुछ मंशा है, किस दिशा में सरकार इस समस्या को हल करने के लिए बढ़ रही है। तो एक तरह से तमाम राजनीतिक दलों को इस इशू को लेकर ब्रीफ करना। तो दूसरी तरफ जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनके भी सुझाव सामने आए, सरकार उनको भी एक प्रोडक्टिव अगर सुझाव आते हैं तो उनको सुनकर फिर अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो उसकी भी एक कोशिश रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये 2 बड़े मकसद हैं। लेकिन साथ ही साथ एक मकसद ये भी है कि एक बड़ा संदेश दिल्ली से, केंद्र से, देश की राजधानी से ये जाए कि पूरा देश मणिपुर के लोगों के साथ है, जो वहाँ के आम लोग जो चाहते हैं कि एक शांति सौहार्द का वातावरण बने, सामान्य स्थिति बने, तो उसके लिए एक पूरा देश, तमाम राजनीतिक दल साथ हैं। तो ये एक बड़ा संदेश इस सर्वदलीय बैठक से जाए, तो ये एक बड़ा मकसद मुझे लगता है। गौरव। सुधाकर, क्योंकि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो वहां पर देखने योग्य है, क्योंकि जो स्थितियां हैं किस तरह से अब आगे इसमें रणनीति बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सर्वदलीय बैठक के बाद एक बड़ा निर्णय निकलता हुआ इस पूरी बैठक से नजर आएगा। क्या महत्वपूर्ण इसमें बिंदु हो सकते हैं जिससे वहां पर जो स्थिति है उसको सामान्य किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक कानून व्यवस्था का मसला है, अगर सबसे ज़्यादा ध्यान है तो उसी इशू पर। हम जानते हैं कि करीब 30,000 जो केंद्रीय बल या सेना के कर्मी हैं, 30,000 की संख्या में वहाँ मौजूद हैं, राज्य प्रशासन की मदद के लिए, राज्य की कानून व्यवस्था की मदद के लिए डिफरेंट रीजन्स में। लेकिन कोशिश यही है कि देखिए, हिंसा का, बल का कम से कम प्रयोग करना पड़े। लेकिन ये एक स्पष्ट संदेश है, जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए, एक तरफ हम जानते हैं कि एक जातीय या समूह के बीच संघर्ष की, तनाव की स्थिति बनी है, तो वो बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए उसको डिफ्यूज़ किया जाए, सिचुएशन को, उस इशू को रिजॉल्व किया जाए, कोशिश ये है। लेकिन इसमें कई शरारती तत्व, देश विरोधी तत्व, जो उग्रवादी तत्व, वो भी शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पर लगाम लगाने के लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर जो का दिशा निर्देश गृह मंत्री की तरफ से है, उसको जरूर फॉलो करना पड़ेगा। तो उस दिशा में भी कई कदम उठाए गए। हमने देखा कि कई उग्रवादियों को भी जो इस घटना में शामिल थे, हिंसा की घटना में शामिल थे, उनको मार गिराया गया। लेकिन निश्चित तौर पर उसके अलावा जो दूसरी एक कोशिश है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी आम लोगों में बने, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैग मार्च जो प्रभावित इलाके रहे हैं वहाँ सुरक्षा सिर्फ रहे नहीं बल्कि दिखे भी, इस तरह का एक वातावरण बने विभिन्न इलाकों में, तो उसकी एक कोशिश है। तो मुझे लगता है ये सब तमाम इश्यूज़ पर सरकार ब्रीफ करने की कोशिश करेगी। दूसरा पहलू हम जानते हैं कि गृह मंत्री का भी 4 दिनों का दौरा हुआ था। उन्होंने जो क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़, डिफरेंट सेक्शंस है, विभिन्न जातीय समूह, उनसे मुलाकात की थी और एक सेंस यही आया था कि लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरी स्थिति सामान्य बने, तो उस बातचीत को और प्रोत्साहित किया जाए। शांति समिति भी उसको लेकर काम कर रही है। उसमें जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या भूमिका निभा सकते हैं,
उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में भी इस तरह की जो एन बीरेन सिंह सरकार ने उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। गृह मंत्री जब गए थे तो उन्होंने भी जो तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से मुलाकात की थी। तो लगातार राज्य के स्तर पर हो रहा है, लेकिन केंद्र के स्तर पर ये इस तरह की बैठक आज आयोजित की जा रही है। इसके अलावा कोशिश ये है कि जो राहत केंद्र हैं वहाँ स्थितियां बेहतर रहे, लोग जल्द से जल्द अपने घरों को लौट पाए। तो साथ ही साथ जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आवश्यक खाने पीने की चीजें हैं, वो पर्याप्त मात्रा में मणिपुर में उपलब्ध रहे, तो इसकी भी व्यवस्थाएं की गई है। तो ये तमाम जानकारियां केंद्र की तरफ से सर्वदलीय बैठक में साझा भी की जाएगी। बिल्कुल, वहां पर केंद्रीय बलों की भी जिस तरह से तैनाती की गई, तो कहीं ना कहीं वहां की व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त करने की कवायद लगातार केंद्र सरकार की रही है। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का खास फोकस वहां पर रहा है, उनकी नजर वहां पर बनी हुई है, क्योंकि जो स्थिति है उसको कैसे सामान्य किया जा सके। क्या और भी पहलू उसमें अभी तक नजर आए हैं या आने वाले समय में और नजर आएंगे कि जिससे वहां की जो स्थिति है उसको और ज्यादा सामान्य किया जा सके? आपको याद होगा गौरव, 3 मार्च को जो प्रोटेस्ट मार्च हुआ था, उसके बाद जो हिंसा का वातावरण मिला था, उसके बाद तुरंत बाद गृह मंत्री ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी, उसके अगले दिन भी फिर उन्होंने लगातार बैठक की। वो लगातार संपर्क में रहे, तो एक तरह से वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी भी राज्य की किस तरह से मदद की जा सकती है इस सिचुएशन को संभालने में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से राज्य का सब्जेक्ट है, तो राज्य को एक बड़ी भूमिका इसमें निभाने की जरूरत रहती है। हम जानते हैं कि एक सिक्योरिटी एडवाइजर फॉर्मर सीआरपीएफ डीजी कुलदीप कुमार को उनको वहां भेजा गया, राज्य ने उनको अपना सुरक्षा सलाहकार भी बनाया है। तो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो डिफरेंट एजेंसी सुरक्षा के मसले पर काम कर रही है, चाहे सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, राज्य के पुलिस हो, और एक तरह से जो सिक्योरिटी एडवाइजर हो, तो मिलकर काम करे, कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करे, उसके प्रयास हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सिक्योरिटी उपलब्ध है, लेकिन सिक्योरिटी दिखे भी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों में भी आए, तो उसके लिए क्या कुछ कोशिश की जा सकती है, उस पर लगातार केंद्र का जरूर ध्यान है। गौरव, बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिए सुधाकर, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी पटना में देश के विपक्षी दलों के प्रमुखों का महाजुटान हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबले के लिए संयुक्त रणनीति बनाने के लिए 15 विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया। बैठक में नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी थी। हालांकि करीब 3.25 घंटे तक चली ये बैठक बेनतीजा रही। अब अगली बैठक 10 से 12 जुलाई के बीच शिमला में होगी। बैठक में नीतीश कुमार को विपक्षी दलों का संयोजक चुना गया। वहीं अब दूसरी बैठक जुलाई में शिमला में होगी, लेकिन मीटिंग के साथ ही विपक्षी दलों का आपसी मतभेद एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। बैठक में जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली के अध्यादेश को लेकर मतभेद देखा गया, वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ममता बनर्जी चाहे दिल्ली जाएं या पटना, पश्चिम बंगाल कांग्रेस उनका विरोध करती रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में हुई विपक्षी एकता बैठक पर निशाना साधते हुए इसे केवल फोटो सेशन करार दिया। गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष कितनी भी बार एक होने का ढोंग कर ले, लेकिन 2024 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी विपक्षी एकता पर पलटवार करते हुए कहा कि आज जो सत्ता के लिए एकजुट होने का नाटक कर रहे हैं, यही लोग इतिहास में एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में विपक्ष देश हित में नहीं बल्कि जनता को धोखा देने के लिए एकजुट होने का नाटक कर रहे हैं। विपक्ष पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कहा कि ये स्वार्थ का गठबंधन है जिसके निशाने पर देश है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये राजनीतिक दल जब भी एक साथ आए तब भ्रष्टाचार और परिवारवाद लाए। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और अन्य सभी दिन में सपने देख रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन को खोखला बताते हुए कहा कि इन लोगों को महागठबंधन से कोई लाभ नहीं मिलने वाला और ये भी निश्चित नहीं है कि ये कितने समय तक चलेगा। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं और केजरीवाल भाग गए। देखते हैं आगे क्या होता है। देश की जनता इन सबकी नौटंकी देख रही है। दिन में सपने देख रहे हैं लालू जी, नीतीश जी और बाकी लोग।
इन लोग की एकता कितनी मजबूत होगी ये भी हम देखेंगे। ये लालू जी और नीतीश जी इमरजेंसी में जेल गए थे, इंदिरा जी की सरकार में कितना सफर किए थे, जेपी मूवमेंट के साथी थे। आज कुर्सी के लिए राहुल गांधी की स्तुति कर रहे हैं, एक उनके सामने झुक रहे हैं और एक उनकी शादी की बात कर रहे हैं। तो कुर्सी के लिए लोग कहां तक चले जाते हैं। और आज देखिए, जब एक बहुमत की सरकार आती है तो देश कहां पहुंचता है। ये नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका की सफल यात्रा कि अमेरिका भी आज भारत के साथ साझा रिश्ता बराबरी का कर रहा है, ये होता है। तो देश की जनता ने देखा है कि जब कोई ईमानदार मजबूत नेता है, उस पर बहुमत की सरकार आती है तो देश का मान सम्मान विकास तीनों होता है। अब बाकी लोग आए हैं अपना, ठीक है, घूमे मिलते चले, लेकिन कोई इनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। और वहीं भाजपा नेता आरपी सिंह ने पटना में हुई विपक्ष की बैठक पर सवाल खड़े करते हुए उस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव फिट तो हो गए हैं, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के आरोप अभी भी जारी है। अब उन पर भ्रष्टाचार के नए आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचारी है, सजाए याफ्ता, वे इकट्ठे हो रहे हैं। भाजपा नेता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए ये एक साथ आते हैं, लेकिन इनके आपस में मतभेद साफ नजर आते हैं। सबके अपने अपने निजी स्वार्थ हैं, इनके पास कोई नीति नहीं है। कई सारे जुगनू इकट्ठे होकर ये सोच रहे हैं कि वह सूरज की जगह ले लेंगे। देश समझता है कि सूरज कौन और जुगनू कौन है। और दूसरी बात ये कि लालू प्रसाद फिट तो हो गए हैं, परंतु भ्रष्टाचार के आरोप तो भी जारी हैं उनके ऊपर। अब नए भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लग गए हैं। तो क्या कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो सजा याफ्ता हैं या जो बेल पर बाहर है, वह सब इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए, ये उनकी आपसी लड़ाई है। वैसे तो वह मोदी जी के विरोध के चलते हुए इकट्ठे होते हैं, परंतु उनका आपस में जो अंतर्द्वंद है, या आपस में जो उनके मतभेद हैं, वो फूट फूट कर नजर आते हैं। सबके अपने अपने निजी कारण हैं विपक्षी एकता के। कोई नीति नहीं है उनके पास कि हमारी ये नीति है, इसके कारण से हम इकट्ठे हो रहे हैं। और बिहार के पूर्णिया में बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के रिश्तेदार कारू सिंह के प्रतिष्ठान शक्ति अर्थमूवर में ईडी की छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी में 5 सदस्यीय टीम सुबह से ही बंद कमरे में कागजों की पड़ताल कर रही है। हालांकि मीडिया कर्मियों को छापेमारी से दूर रखा गया है। शक्ति अर्थमूवर जेसीबी बेचती है। छापेमारी में क्या कुछ मिला है, इसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर वायुसेना के विमानों ने टचडाउन अभ्यास किया। इस अभ्यास में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न प्रकार के विमानों ने भाग लिया। आपको बता दें कि लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का विस्तार है, जहां पर सुल्तानपुर जिले के कूरेभार थाना क्षेत्र के अरवल कीरी करवत एरिया में एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के वक्त भी वायुसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपना करतब दिखाया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर विमानों के उतारे जाने को लेकर 11 जून से यहां पर रिहर्सल के लिए यूपीडा के द्वारा मरम्मत का कार्य भी किया गया था। और सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम को ई नीलामी का निर्देश दिया है। एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक मीना ने कहा कि उचित और औसत गुणवत्ता वाले गेहूं का आधार मूल्य 2150 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया। वहीं चावल का आधार मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया। गेहूं की जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि नीलामी में भाग लेने के लिए गेहूं स्टॉक निगरानी प्रणाली के पोर्टल पर घोषणा करना अनिवार्य है। इस ई नीलामी में खरीदार अधिकतम 100 मीट्रिक टन तक के लिए बोली लगा सकते हैं। गेहूं के छोटे प्रसंस्करणकर्ताओं और व्यापारियों को समायोजित करने के लिए न्यूनतम मात्रा 10 मीट्रिक टन रखी गई है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले केंद्रीय बलों ने बीरभूम के कुछ इलाकों में फ्लैग मार्च किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की मांग पर केंद्रीय बलों की 20 कंपनियों की तैनाती की मांग की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बलों की 315 कंपनियों की तुरंत तैनाती के भी आदेश जारी कर दिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह मंत्रालय से केंद्रीय बलों की 800 कंपनियों की मांग की है, ताकि राज्य के सभी जिलों में इनकी तैनाती की जा सके। और जम्मू कश्मीर के एलओसी पर संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना का तलाशी अभियान लगातार जारी है। भारतीय सेना के जवानों ने इलाके को घेर लिया है।
पंजाब के तरनतारन जिले में बीएसएफ जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तानी ड्रोन तरनतारन जिले के लखनवा गांव में भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा था। वहीं फिरोजपुर सेक्टर में बीएसएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त प्रयासों से एक और पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया है। पूर्वोत्तर भारत का राज्य असम इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। राज्य के 19 जिलों में से 4,88,000 से अधिक लोग अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। असम में शुक्रवार को ध्रुबरी, कोकराझार, बक्सा, बारपेटा, बोंगाईगांव, कामरूप, धेमाजी, कार्बी, आंगलोक, चराईदेव, शिवसागर, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर में तूफान, बिजली और मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक कोकराझार, दरांग, मोरीगांव, लखीमपुर, चराईदेव के अलग अलग स्थानों पर आज भी तूफान आ सकता है। राज्य भर में 1538 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 1466 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कई जिलों में बाढ़ के पानी से कई तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में 140 राहत शिविर और 75 राहत वितरण केंद्र खोल दिए हैं और बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। नेमाटी घाट और धुबरी में मानस, पगलादिया और पुथीमारी और ब्रह्मपुत्र नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी बाढ़ की वजह से जीव जंतु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से बचने के लिए पार्क के जानवर ऊंचे स्थानों की ओर जा रहे हैं। एजेंसियों के मुताबिक वैगनर प्राइवेट आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। येवगेनी प्रिगोजिन पर अपने समर्थकों को रूसी सरकार के खिलाफ भड़काने का आरोप था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वैगनर पीएमसी इकाइयों पर हमले की रिपोर्टों का खंडन किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में मार गिराए गए रूसी मिसाइलों के टुकड़ों में आग लग गई है, जिससे 7 लोग घायल हो गए, जबकि खार्किव सहित अन्य यूक्रेनी शहर भी इसकी चपेट में आ गए। कीव के सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेरेई पोपको ने कहा है कि मिसाइलों के टुकड़े गिरने से 24 मंजिला टावर ब्लॉक की 16वीं और 17वीं और 18वीं मंजिल पर आग लग गई। पोपको ने कहा कि विमान रोधी इकाइयों ने 20 से अधिक मिसाइलों की पहचान की और उन्हें मार गिराया। देश भर में हवाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि 1 घंटे के बाद देश के अधिकांश हिस्सों से हवाई अलर्ट हटा दिया गया। बेंगलुरु में खेले जा रहे सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारतीय टीम अपना दूसरा मैच नेपाल के खिलाफ खेलने उतरेगी। भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को 4-0 से हराया था। नेपाल के खिलाफ भारतीय टीम का रिकॉर्ड बेहद शानदार है। भारत और नेपाल के बीच अब तक कुल 23 मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत ने 16 मैच में जीत दर्ज की है। जर्मनी के बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। रोलर स्केटिंग में निसार ने देश के लिए दिन का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। निसार ने रोलर स्केटिंग में 30 मीटर स्लालोम में यह स्वर्ण जीता। वहीं महिलाओं की 30 मीटर स्लालोम में तानिया ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। तैराकी में 25 मीटर फ्री स्टाइल में सिद्धांत ने कांस्य पदक हासिल किया। इन खेलों में अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 90 से अधिक पदक जीत लिए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।